आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की NCERT की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के प्रथम पाठ राख की रस्सी का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जिसमें पाठ को पहले पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय न बिताते हुए हम आज के प्रथम पाठ राख की रस्सी को आरंभ करते हैं। पहले पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 1 राख की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सॉन गाओसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। उसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी।
लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। आइए अब इस पाठ का अर्थ समझते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सॉन गाओसेन गाम्पो के मंत्री थे। इसका मतलब यह है कि तिब्बत, जो कि हमारे पड़ोसी देश का नाम है, उसके 32वें राजा थे सॉन गाओसेन गाम्पो, जिनके मंत्री का नाम क्या था? लोनपोगार। और लोनपोगार क्या थे? वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। लोनपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। हाजिर जवाबी का मतलब होता है कि जैसे ही प्रश्न किया जाए तुरंत जवाब दे दिया जाए। उसके लिए क्या थे? वो दूर दूर तक जाने जाते थे। मशहूर थे का मतलब जाने जाते थे। कोई उनके सामने टिकता नहीं था, कोई भी उनके सामने पर टिक नहीं पाता था जवाब देने में। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, आराम से ज़िंदगी चल रही थी उनकी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। उनका बेटा जैसे ही बड़ा हुआ तो अब उनके लिए चिंता सताने लगी थी। उनकी क्यों चिंता सताने लगी थी? कारण यह था कि वह बहुत भोला था। क्या था? वो बहुत सीधा साधा था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। उसको बिल्कुल भी होशियारी नहीं आती थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? मतलब मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा का मतलब क्या हुआ कि यह बहुत सीधा साधा है। अगर मैं न रहूं कल के दिन या मेरी मृत्यु हो जाए तो उसके बाद ये कैसे कमाएगा खाएगा? एक दिन क्या हुआ, लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा। 100 भेड़ें दे दी उसे। उससे कहा कि तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। इन्हें लेकर कहाँ जाओ? शहर जाओ। मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। मगर इनको क्या नहीं करना है? मारना या बेचना नहीं है। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। इन्हें किनके साथ वापस लाना है? उनके क्या क्या चीज़ वापस लानी है? 100 बोरे जौ लानी है और सारी की सारी भेड़ें भी लानी है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि 100 भेड़ें भी लानी है और 100 बोरे जौ भी लानी है। वरना क्या होगा? वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा, वरना मैं तुम्हें घर ही नहीं आने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? बेटे को शहर की तरफ भेज दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे? अब शहर तो पहुंच गया हो, मगर उसके पास कितने बोरे? 100 बोरे जौ खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उसके पास भेड़ें थी 100 और लाने थे उसको 100 बोरे जौ भी साथ में। और भेड़ों को न बेचना था, न मारना था, न काटना था। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। अब वो सोचने लगा, सड़क के किनारे पे बैठ करके सोचने लग गया कि कैसे होगा ये समस्या का समाधान करके। मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। मगर क्या हुआ? उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि कैसे करे वो इसको करके। वह बहुत दुखी था, वह बहुत ही उदास था, दुखी था। तभी क्या हुआ, एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। एक लड़की आ गई उसके सामने पे और क्या पूछा उसने? उसने कहा कि क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? ये बात लड़की ने पूछी। किससे पूछी? लोनपोगार के बेटे से। लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया।
लोनपोगार के बेटे ने जो समस्या थी वो पूरी की पूरी उसको बता दी कि मुझे 100 भेड़ें दी गई हैं और मुझे 100 भेड़ों के साथ साथ 100 जौ के बोरे भी वापस लाने हैं। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। अब क्या हुआ, लड़की ने क्या कहा कि इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं तो इसका हल अभी निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। लड़की ने क्या किया कि उन भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में जाकर के बेच दिया। अब आपको पता ही है कि भेड़ों के क्या होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, जिन्हें काट करके उनके ऊन से स्वेटर या अन्य ऊनी सामान बनाया जाता है। जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। अब लड़की ने क्या किया कि भेड़ों की ऊन से को बेच करके जो रुपये मिले थे उनसे जौ के 100 बोरे खरीदे और लड़के को वापस घर भेज दिया। अब उसके बाद लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। अब वो जब घर गया तो उसको ऐसा लगा कि मेरे पापा मुझे देख करके बहुत खुश हो जाएंगे कि भाई मैंने देखो कितना अच्छा काम कर दिया है, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या हुआ, जब वह घर गया तो उसने पूरी कहानी सुना दी अपने पापा को कि भाई ऐसा ऐसा हुआ और वहाँ एक लड़की मिली, इसके जो है बाल काट करके भेड़ों के उसने बेचे और उससे मैं 100 बोरे जौ ले आया। फिर क्या हुआ, वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। वे उठकर कमरे से बाहर निकल गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब तुम दोबारा जाओ। उसके पिताजी ने क्या कहा कि तुम अब दोबारा इन्हीं भेड़ों को लेकर के जाओ वहाँ बाजार में, और उनके साथ, किनके साथ, भेड़ों के साथ जौ के 100 बोरे लेकर वापस लौटना। अब उन्होंने ये सोचा, अब भेड़ों के बाल तो काट दिए, अब ये कैसे कमा के लाता है, ये देखना चाहिए। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। फिर से वह निराश होकर के लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह बैठ गया जहाँ वो पहले तक बैठता था। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। उसे इस बार भी यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए इस बार भी ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई और वास्तव में हो भी ऐसा ही गया कि वो लड़की फिर से आ गई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। लड़के ने उस लड़की को अपनी मुश्किल फिर से बता दी और कहने लगा कि अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। और कहने लगा उस लड़की से कि अब तो इस बार मेरे पिताजी बिना 100 जौ के बोरे और 100 भेड़ों के बिना मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली। लड़की ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला कि एक तरीका है। उसने कहा कि एक तरीका तो है, कैसे जो है आप भेड़ें भी ले जा दोगे और 100 बोरे जौ के भी ले जा लोगे। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उसने क्या किया, उस लड़की ने सभी भेड़ों के सींग काट दिए। उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। अब उनको भी बेच दिया उसने। किसको बेच दिया? भेड़ों की सींग को बेच करके पैसे मिले, उन पैसों से 100 जौ के बोरे खरीद लिए। अब बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। 100 बोरे जौ के और 100 भेड़ें लोनपोगार के बेटे को देकर उस लड़की ने उस लड़के को घर भेज दिया। अब भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। अब क्या हुआ कि भेड़ें और जौ के बोरे उस लड़के ने अपने पिता लोनपोगार को दे दिए और वो बड़ा खुश हो गया कि इस बार तो मेरे पिता खुश हो जाएंगे। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। उसने समझा कि मैं विजय हो गया, और विजयी भाव से जब हम मान लिया कोई काम पूरा करके आ जाते हैं तो हम खुश होते हुए आते हैं कि हाँ भाई मैंने ये काम कर दिया। तो वो भी विजयी भाव से अपनी सारी कहानी उसने फिर से बता दी कि वहाँ
जब मैं गया था बाजार तो वहाँ क्या क्या हुआ करके। हमने जो है इस बार भेड़ों के सींग काट करके जौ के बोरे ले आए करके। अब सुनकर क्या हुआ, लोनपोगार बोले, लोनपोगार क्या बोले कि उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। लोनपोगार ने अपने लड़के से कहा कि उस लड़की से इस बार कहना कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे दे। राख की रस्सी मतलब जो राख होती है, हम लकड़ी जलाते हैं, राख बनती है, उस राख की रस्सी बना करके देना। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। उनका बेटा फिर से बाजार गया और उस लड़की के पास फिर से मिला और उनको अपने पिताजी का जो समाचार था, संदेश था कि 9 हाथ की रस्सी बनानी है राख की, वो बता दिया उसको। लड़की ने एक शर्त रखी, लड़की ने उसके पिता से के सामने पर एक शर्त रखी कि मैं रस्सी बना तो दूंगी। उसने कहा कि मैं तो रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। उसने कहा कि मैं राख की रस्सी तो बना दूंगी, लेकिन तुम्हारे पिताजी को वह अपने गले में पहननी होगी। अब लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। अब जब लोनपोगार ने ये बात सुनी कि हाँ वो रस्सी बनाने के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा कि यह रस्सी बनाना तो असंभव है। इसलिए उनने क्या किया, लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। अगले दिन क्या हुआ, लड़की ने 9 हाथ लंबी एक रस्सी ली और उसे पत्थर के सिल पर, एक बड़ा सा टुकड़ा पत्थर का, उस पर रख करके उसे जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। जब वह रस्सी जल गई तो उसके जैसे आकार की वहाँ पर को राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। अब वो लड़की उस सिल को, बड़े से पत्थर के टुकड़े को, रस्सी की राख समेत लोनपोगार के पास ले गई और उससे बोली कि इसे पहनो। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। जब लोनपोगार ने राख की रस्सी देखी तो वे आश्चर्यचकित रह गए, देखते ही रह गए उसको, ये कैसे हो गया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। उनको पता था कि राख की रस्सी जब बनी हुई है, उनको गले में तो पहनना तो दूर की बात है, उसको उठा भी नहीं सकते हैं, बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि कोई भी चीज़, राख का कोई भी चीज़ बना हुआ है तो उसको पूरा का पूरा उठाना असंभव होता है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। वो जैसे ही उसको हाथ लगाएंगे तो वह क्या हो जाएगी, टूट जाएगी वो राख की रस्सी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। लड़की इतनी होशियार थी, इतनी समझदार थी कि उनकी अपनी चालाकी मतलब उनकी अपनी होशियारी धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। अब उनने तुरंत जो है, किसने, लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव उस लड़की के सामने रख दिया कि मैं अपने लड़के की शादी तुमसे कराना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, लड़की राजी हो गई और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। उन दोनों का विवाह धूमधाम के साथ हो गया। इस प्रकार इस पाठ का अर्थ पूरा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।